नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रामागुंडम प्रोजेक्ट के बारे में और कैसे एनजीटी के एक ऑर्डर ने और सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने यहाँ पे एक्सपेंशन पे बैन लगाया हुआ, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का ऑर्डर आया है उससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, जो एक एनवायरमेंटल कंसर्न हम हमेशा देखते हैं कोल प्रोजेक्ट्स को लेके, एनवायरमेंट जिस तरह से खराब होता जा रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वजह से उस एरिया का वाटर, उस एरिया का जो सॉइल है, उस एरिया की जो एयर है वो सब पोल्यूटेड होती है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली ये ऑर्डर जो है, जो एनजीटी का ऑर्डर है और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है, उससे क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बेनिफिट्स होने वाले हैं और किस तरह से आगे एक तरह से एक प्लान ऑफ एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेट कर दिया, जिससे आने वाले टाइम में ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की नेसेसिटी पड़ेगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तेलंगाना में ये 28 मई की न्यूज़ है 2021 की, एनजीटी ने एनटीपीसी का जो प्लांट है उसके एक्सपेंशन को स्टॉप कर दिया था। एनटीपीसी का जो प्लांट है, रामागुंडम प्लांट, वो कहा जाता है तेलंगाना का या साउथ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को जो दो नए यहाँ पे पावर प्लांट्स बन रहे थे उनके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था 7 महीने के लिए। एनजीटी का कहना है कि जब तक आप एक कंप्लीट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी नहीं कर लेते तब तक आप इस प्लांट को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 11,000, 10,500, 10,600 करोड़ का यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अभी हैंग हो रहा है बीच में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन तो अलाउ कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि जब तक ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं आ जाता, एक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बन जाती, तब तक ये प्लांट जो है वो कमीशन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह के स्टेप्स बाकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या फिर एनवायरमेंटल प्लांट्स के लिए, एनटीपीसी के प्लांट्स के लिए, पावर जनरेशन प्लांट्स के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लेने ज़रूरी हैं। आप स्टडी आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हैं इस ज्वाइन बटन के थ्रू। यहाँ पे एक मिनिमम मंथली पेमेंट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम देख पा रहे हैं केस का साइटेशन है उमा माहेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। सुप्रीम पहले एनजीटी में गया था मई में, और अब सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में आया है। अब इसमें पिटीशन क्या हुआ, देखो, एक उमा महेश्वर हैं करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे ये प्लांट लोकेटेड है। यहाँ पे इन्होंने एलिज किया है कि एनटीपीसी ने दो 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने की बात की थी। जब ये प्लांट 2016 में कमीशन हुआ था, तब ये 2016 में जब इसको 38 ईयर्स हुए थे, तब तक इसको सिर्फ और सिर्फ दो 600 मेगावाट के प्लांट्स यहाँ पे होने की बात की गई थी। अब 2016 में जब इसके एक्सपेंशन की बात की तो नया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी यहाँ पे नहीं कराई गई। इनफैक्ट जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज हैं वो पुरानी से ही यहाँ पे काम चला रहे थे, और इसके लिए एक पिटीशन जो है यहाँ पे फाइल की गई थी। इसलिए एनजीटी ने कहा कि एक रीअप्रेजल जो है वो करना ज़रूरी है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से कहा कि आप नए टर्म्स एंड कंडीशंस लाइए, जिससे हम दोबारा से इस एरिया की, इस प्लांट की इम्पैक्ट स्टडी कर पाएँ। यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस कुछ लगाई। साथ ही साथ कहा कि एनटीपीसी के जो प्लांट्स हैं या फिर ये जो एनटीपीसी का एक्सपेंशन है, सबसे पहले यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की स्टडी की जाए कि आसपास के पानी में, आसपास के सॉइल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ हैवी मेटल टेस्ट किया जाए कोल का, कि पानी में कहीं कोल तो नहीं है बहुत ज़्यादा, आसपास जो लोग रहते हैं उनको जो पानी मिलता है वो पोल्यूटेड रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक एनवायरमेंटल मिटिगेटिव मेजर्स यहाँ पे क्या लिए गए हैं हमें बताएं, मतलब प्लांट क्या क्या काम कर रहा है एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, जो वो इम्पैक्ट दे रहा है एनवायरमेंट में उस पर, उसको बेटर करने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। एक डायरेक्ट क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की भी बात की गई 15 किलोमीटर के रेडियस की, कि हाँ की एम्बियंट एयर क्वालिटी कैसी है, इस पूरे एरिया की एयर क्वालिटी कैसी है। साथ ही साथ जो डीसल्फराइजेशन प्लांट है, जब कोल यूज किया जाता है तो उसको पहले डीसल्फराइज किया जाता है, फिर वो फाइनली यूज होता है, तो उसका डीसल्फराइजेशन का क्या स्टेटस है, किस तरह से वो काम कर रही है मशीनरी, हाइड्रोजियोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा है, आसपास का जो वाटर है उसकी क्वालिटी कैसी है, और जो ऐश पॉन्ड है, कोल प्लांट्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो कोल जलाने के बाद ऐश रह जाती है उस रेसिडुअल को डिस्पोज ऑफ करने की। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐश पॉन्ड को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी न्यूज़ आती रही है कि जो ऐश पॉन्ड्स होते हैं जो एनटीपीसी के पावर प्लांट्स में, कई बार इसमें ये लीक हो जाते हैं, कई बार ये
रेगुलर वाटर के साथ, रिवर के साथ मिक्स हो जाते हैं या इसको डंप कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पे ऐश पॉइंट के रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि इस एरिया में पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए एनटीपीसी का ये प्लांट क्या-क्या मेजर्स ले रहा है। जब तक ये कंप्लीट स्टडी नहीं होगी, आसपास के वाटर की कंप्लीट स्टडी नहीं होगी, लिक्विड डिस्चार्ज जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ज़ीरो वाटर वेस्ट डिस्चार्ज है, कैसे-कैसे यहाँ पे प्लांट काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें कोर्ट ने कहा कि जब तक आप ये सारी चीज़ें हम पे सबमिट नहीं करेंगे, हम 7 मंथ के लिए आपके प्लांट में कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट करें। तो 7 मंथ के लिए मई में प्लांट बंद कर दिया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एनजीटी का कोई भी जजमेंट आता है तो उसको चैलेंज करने आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कंपनी एनटीपीसी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा रामगुंडम प्लांट के बारे में हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। 38 ईयर्स हो गए थे इसको 2016 में। प्लांट काफ़ी पुराना है और माना जाता है साउथ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ये एनटीपीसी का एक प्लांट है। 2600 मेगावाट का पावर स्टेशन यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ करीमनगर आप देखेंगे पदापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, करीमनगर के पास। और ये सबसे बड़ा प्लांट है साउथ इंडिया का। ये पहला ऐसा प्लांट है देश का जो ISO 14001 था और इसको सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि साउथ इंडिया में जितनी भी बिजली, कोल बेस्ड बिजली पहुंचती है वो सब इसी प्लांट से पहुंचती है। तेलंगाना, आंध्रा, देन उसका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, गोवा तक में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और साउथ इंडिया का तो सबसे बड़ा प्लांट है ही है, ये मैंने आपको बताया। अभी कुछ यहाँ पे चेंजेस भी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा रामागुंडम अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्यों न्यूज़ में था। यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है रामागुंडम प्लांट की, वो काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में भी है कि उसने काफ़ी मासिव प्लांटेशन की है प्लांट के आसपास। मतलब जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है। लोगों को अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते जो रिवर्स ऑस्मोसिस का वाटर होता है, जो आरओ फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ऐश यूटिलाइजेशन जो यहाँ पे हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो कहा जाता भी हाल ही में इसको एक माइलस्टोन भी अचीव किया था कि एक बेंचमार्क यहाँ पे बना दिया था ऐश यूटिलाइजेशन में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। तो प्लांट अपनी तरफ से एनटीपीसी जो है काफी अच्छा यहाँ पे कर रहा है। लेकिन हम जानेंगे कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या वर्डिक्ट आया जो आने वाले समय में एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस को या एनवायरमेंटल गवर्नेंस को और बेटर कर सकता है। देखो, जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल हजार्ड्स की, तो इंडिया में इस तरह के हजार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट का और कोर्ट का दोनों की एक ड्यूटी बनती है कि वो इस हजार्ड्स को, इम्पैक्ट को मिनिमाइज करे, जिससे आने वाली लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट भी है जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में सीएनजी स्टार्ट हुई थी 98-99 में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पहला ऐसा केस था जहां पे देश में पहली बार एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक एग्जाम्पल सेट किया गया था। एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड जजमेंट्स जो लोगों की अच्छी जिंदगी पे फोकस करती हैं। तो जैसा हमें पता है कि एनवायरमेंट अच्छा होगा तो लाइफ आगे बेटर होगी ही होगी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है एनजीटी को लेके, एनजीटी के इस जजमेंट को लेके, तो कोर्ट ने कहा कि देखो आप जो कंस्ट्रक्शन है, जो प्लांट का कंस्ट्रक्शन है वो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक पूरी स्टडीज नहीं आएंगी हमारे पास, आप प्लांट को कमीशन नहीं करोगे, प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट नहीं करोगे। यहाँ पे कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उन पॉइंट्स के चलते जो एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जा रहा है या फिर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है कहा जा रहा है उसकी बेटर स्टडी हो पाएगी। तो यहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है कि एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमें जरूरी चाहिए आपसे, और मैंडेटरी स्टडीज जो एनजीटी ने बोली हैं वो आप करा के दो समय के साथ साथ। तो 7 महीने का समय आपको एनजीटी ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीपीसी से इस 7 महीने में आप ये कंप्लीट स्टडी करके दो। मीनवाइल आप कंस्ट्रक्शन करते रहो, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, कोर्ट की रूलिंग से क्या प्रेसिडेंट सेट हो सकता है एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। द साइंस वायर में एक आर्टिकल आया था, काफी अच्छी बात यहाँ बताई गई कि किस तरह से एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कोर्ट ने एक बात रिकॉग्नाइज करी कि जो कोल बर्निंग है वो काफी ज्यादा, हम कितना भी कह दें कि हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, हम अपने ऑफसेट मेजर्स लेके आ रहे हैं कि हमने एक तरफ कोल बर्निंग से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर ली तो हम उसको ऑफसेट करेंगे कार्बन सिंक बना के, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन कोर्ट ये बात मानता है कि काफी ज्यादा कार्बन एमिशंस जो है या पर्टिकुलेट पॉल्यूशन, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में जाके मिल जाते हैं, जो बाद में अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो ये एक हमें ये प्रॉब्लम को भारत में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, हमें ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म लाने की जरूरत है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि आपको एनवायरमेंटल स्टडीज को कमीशन करना पड़ेगा हर उस
प्लांट में जो कंप्लीट होने वाला है। अब लेटेस्ट से आपने प्लांट बनाया था, 2010 में बनाना शुरू किया था, तब आपने एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी कर ली। अब वो 2021 में स्टार्ट होने वाला है, तो कोर्ट अब कह रहा है कि अब 2021 में एक फ्रेश स्टडी कराओ। ये हर प्लांट के लिए, जितने भी कोल बेस्ड प्लांट देश भर में बन रहे हैं या कोई भी पावर प्लांट देश भर में बन रहा है, तो जब वो कंप्लीशन के पास होता है तो तब भी एक एनवायरमेंटल स्टडी करानी जरूरी है। और ये एनवायरमेंटल स्टडी जो है, ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, ये फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। मतलब वहां जाके प्रॉपर, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट, यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इन्वॉल्व करके प्रॉपर रिपोर्ट लाना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहा कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कोल प्लांट है, लेटर से कोई कोल प्लांट पहले से चलता आ रहा है, अब उसको तो कोई भी रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने तो पहले ही एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी थी। लेकिन लेटर से उसका सोर्स ऑफ कोल बदल जाता है। पहले वो ए माइन से कोल लेता था, अब वो कोल इंपोर्ट कर रहा है या कहीं और से कोल मंगा रहा है, तब भी अगर वो अपने सोर्स ऑफ कोल को बदल देता है, तब भी उसके लिए एक नई स्टडी कमीशन करनी पड़ेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट ने रखा है कि अगर ये सारी स्टडीज होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, या जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है उस प्लांट के अगेंस्ट, तो कंपनी ये नहीं क्लेम कर सकती कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, आप हमें इस प्रोजेक्ट को चलाने दो। तो यहाँ इक्विटी डिमांड नहीं की जाएगी। अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है, अगर वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अगेंस्ट आती है, तो फिर हम इस प्लांट को या किसी भी प्लांट को स्टार्ट नहीं होने देंगे। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी की और कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट स्टडी की बात यहाँ की गई। और इस तरह की अगर स्टडीज होने लगेंगी तो फिर जो पोल्यूशन लेवल है वो एटलीस्ट कुछ कम हो जाएगा पहले से। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि पावर प्लांट्स को, जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, उनको क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को फेस करना पड़ता है, क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा इशू आता है इनके साथ ऐश मैनेजमेंट का। यही रामागुंडम प्रोजेक्ट में भी यही बात है कोर्ट की, कि जो आपका ऐश पॉन्ड है वो कितना स्ट्रेंथन है। कई बार हमने देखा है कि ऐश पॉन्ड में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं भारत में पिछले कुछ सालों में। एक साल में इनफैक्ट 17 मेजर ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे एनटीपीसी की फैसिलिटीज में ऐश पॉन्ड में एक्सीडेंट हुआ है, या तो वहां पे ऐश लीक हो गई है, या फिर वो पानी के साथ जाके मर्ज हो गई है, तो मिक्स हो गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे रखी गई हैं। इसलिए बार बार कोर्ट ने कहा है कि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट जब तक आप नहीं करोगे, तब तक हम किसी भी तरह के प्लांट को स्टार्ट करने की, कमीशन करने की जो परमिशन है वो नहीं देंगे। तो इसके लिए एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नेसेसरी, और अगर नहीं मिलता है तो फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उस प्लांट को स्टार्ट नहीं करने दिया जाएगा। अब थोड़ा सा एक फैक्ट और देख लेते हैं कि इंडिया का कोल डिपेंडेंस कैसा है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी अधिकतर जो एनर्जी है वो कोल से आती है, तो अब आप देखेंगे कि इंडिया का जो कोल डिपेंडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं सोलर जनरेशन की, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कोल डिपेंडेंस हमारा ऑल टाइम हाई है। नीति आयोग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि जो कोल पे हमारी डिपेंडेंस है वो 2030 तक 51% पहुंच जाएगी, जो कि अभी 47% है। तो लगभग यहाँ पे 4% का जो हाइक है अगले 9 साल में, वो भी एनवायरनमेंट के लिए काफी कंसर्न का क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है बर्निंग कोल के, वो बहुत ज्यादा, कितना ही मिटिगेशन कर लो वो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कम नहीं किए जा सकते। हेल्थ, इकोलॉजिकल डिसोलेशन, जॉब लॉसेज, ये सारी चीजें जो हैं ये बढ़ती रहती हैं कोल पावर प्लांट से। इसी के चलते ये जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये इस बात को डीलेजिटिमाइज करेगा कि जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कोल पावर की, वो अब बहुत बेटर नहीं है। मतलब आप कहें कि कोल बेस्ड पावर प्लांट से आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो वो काफ़ी हित में नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉस हमें बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लस हमारे कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स भी हैं जो हमको फुलफिल करने हैं, कमिटमेंट्स को भी फुलफिल करना है। तो इस तरह से आप कोल बेस्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसकी जो पहल है ना, आपको याद होगा कि रामागुंडम ने थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी, अभी जुलाई की ही एक न्यूज़ है कि रामागुंडम में एनटीपीसी जो है 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। इससे पहले यहाँ पे वो 10 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगा चुका था। तो अब कहा जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट भी, या कहें सोलर पैनल्स भी यहाँ पे, सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये भी एनटीपीसी का ही काम है। इनफैक्ट एनटीपीसी ने भी एक कमिटमेंट किया है कि हम 2032 तक लगभग 60 गीगावाट जो है वो हम सोलर पैनल से, सोलर पावर से प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इस तरह के 60 गीगावाट के सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे। तो कंपनी भी अपने नेट एनर्जी कंजप्शन में, कोल कंजप्शन में 10% की रिडक्शन की बात कर रही है, और कह रहे हैं कि हम सप्लाई कॉस्ट को भी कम करेंगे और 2032 तक
जितना कोयला हम यूज करते हैं उसका 10% कम कोयला यूज करने की कोशिश करेंगे। बढ़ती डिमांड को अब हम सोलर एनर्जी से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो एनटीपीसी भी अपनी जगह ठीक है। ये देखो अभी इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे पावर की जो डिमांड है काफी हाई है। जिस तरह से गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस कर रही है कि 24/7 पावर सप्लाई आपकी आपके घर पे पहुंचेगी, या इंडस्ट्रीज इस तरह से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में देखो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अब एनटीपीसी भी लगी हुई है कि हाँ, अभी तो हम सबसे ज्यादा जो है कोल से प्रोड्यूस करते हैं, एनटीपीसी भी लगी हुई है कि हम कोल पे डिपेंडेंस कम करें और सोलर पे डिपेंडेंस अपनी बढ़ाएं। तो एनटीपीसी भी उस तरह से काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट काफी बेनिफिशियल रहेगी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए। साथ ही साथ आने वाले टाइम में और ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर क्यूमुलेटिव स्टडीज की जाएंगी, जिससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बाद ही किसी भी प्लांट को कमीशन करने दिया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी इस जजमेंट को कोडिफाई करना नेसेसरी है। गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को इन सब जजमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कोडिफिकेशन करके इम्प्लीमेंट करना काफी नेसेसरी है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com में हमारी ऐप से ले सकते हैं आप। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।